थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और अच्छा होना इस बात पर निर्भर करता है कि साथी आपकी परीक्षा कैसी गई है, और अच्छा होना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जिन साथियों का आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनकी परीक्षा कैसे जाएगी, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ही साथी तय करेगी कि आपकी परीक्षा कैसी हुई है। कई छात्र कई बार नर्वस हो जाते हैं परीक्षा में, ठीक है, तो उसके बावजूद बहुत अच्छी तैयारी के बाद में भी छात्रों का रिजल्ट बिगड़ता है। कई बार औसत छात्र भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं, ठीक है। तो दोस्त, आज वही आपका 25 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर पूछा गया, जिन साथियों की परीक्षा आगे है उनसे उम्मीद करूंगा कि वो पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। जिन साथियों का पेपर हो चुका है वो मिलान कर लेंगे कि सही तरीके से क्या हुआ, ठीक है। तो आपका गद्यांश आया राजभाषा से, पूछा गया है राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है। वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावनात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है और किसी गैर देश से आई शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में विराजित है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है, और 210 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रसार और प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए कहा गया है। इसका शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का पहला अनुच्छेद था साथी, अब ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका पहला प्रश्न है इस गद्यांश पर आधारित, वो है आपका, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात की गई है। अंत में ही पढ़ा आपने कि भैया अनुच्छेद 344 में जोर दिया गया है किस बात पर, हिंदी भाषा पर। सभी भाषाओं पर जोर नहीं दिया गया, दक्षिण की भाषा की बात नहीं की गई, संवैधानिक भाषा पर जोर नहीं दिया गया। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो जिस पर जोर ज्यादा दिया गया तो वो आपका हिंदी, ना मराठी, ना कन्नड़, ना साथी आपका गुजराती, ठीक है। आगे आएंगे। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है। राष्ट्रभाषा को सामान्य जन की भाषा कहा गया है गद्यांश में। जनता की भावनाएं उससे जुड़ी रहती हैं क्योंकि संस्कृति उससे जुड़ी रहती है, यह बात भी की गई। सारे देश की संपर्क भाषा है, यह बात भी की गई आपका, ठीक है। जेएसएससी में इसी गद्यांश को पूछा गया। गद्यांश आपका रिपीट हो रहे हैं, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए गद्यांश पूछे जा रहे हैं। तो जेएसएससी ने इसका उत्तर मान लिया था आपका कि ये सारे देश की संपर्क भाषा है, उस उत्तर को उन्होंने रिवाइज किया, वो गलत था। क्योंकि गद्यांश में साफ तौर पर बात की गई है कि क्षेत्र सीमित होता है, यह इसका व्यवहार नहीं है, नहीं का चुनाव करना था। क्योंकि क्षेत्र जो सीमित होता है वो कहा गया है, क्षेत्र तो सीमित क्या राष्ट्रभाषा का बताया गया है, तो आप देखेंगे नहीं भैया, आप इस बात को देखेंगे कि भैया क्षेत्र जो सीमित बताया गया है वह तो बताया गया है आपका राजभाषा का, ठीक है। दूसरी ही लाइन को आप ध्यान से पढ़िए एक बार, राजभाषा का क्षेत्र जो है वो सीमित बताया गया, किसका, लेकिन प्रश्न किसका है, राष्ट्रभाषा का। तो आप क्या कहेंगे, जी भैया गलत हो जाए, तो ये क्या बोलेंगे आपका, राष्ट्रभाषा के बारे में ये बात एकदम से गलत थी। तो क्या विकल्प लिखेंगे इसका, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा व्यवहार नहीं है कि उसका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। आगे आएंगे। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष अपनाया गया, तो आप कहेंगे भैया 14 सितंबर, जिसको हम हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम 21 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए ध्यान से। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। क्या शीर्षक चुनते, क्या भावनात्मक भाषा की बात की गई, क्या बोलचाल की भाषा की बात की गई, क्या जनभाषा की बात की गई, नहीं भैया, बात की गई राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। इसी पर गद्यांश क्या था हमारा, आधारित था, और इसी को हम उचित शीर्षक चुनेंगे, ठीक है।
प्रश्न है अगला, ऐषणा का अर्थ है, ऐषणा किसको कहते हैं? जैसे लोकेशना, लोक धन ऐषणा, ठीक है, आपका संधि का बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो ऐषणा का मतलब होता है आपका साथी अभिलाषा, इच्छा, इच्छा को बोलते हैं, ईर्ष्या नहीं होगा। सॉरी, पूरा पेपर नहीं दिख रहा है, इसको पूरा पेपर दिखा देते हैं पहले, अब दिखेगा। अभी एक बार थम्स अप कर देंगे, क्लियर है ना, साफ दिख रहा है? एक बार थम्स अप कर देंगे। जी भैया देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। देख पा रहे हैं अभी सारे लोग? थम्स अप करें। जी भैया क्लियर है, एकदम विजिबल है। तो ऐषणा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी ही हो जाएगा, ठीक है, ज्ञानी नहीं होगा, वह तो उसका समानार्थी शब्द है। होशियार साथी एक विशेषण है आपका, और विद्वान का विद्वान हो नहीं सकता, वह भी विशेषण शब्द ही है, एक विशेषण शब्द तो ये सभी हैं, ठीक है। लेकिन उसने पूछा था स्त्रीलिंग। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है इसको, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा, और एक कठिन रचना है एक हिंदी की, ठीक है, जिसको अक्सर आम प्रयोग में हम शामिल नहीं करते हैं, और ऐसे जैसे हम बोल देते ना कुछ लोग की हिंदी बहुत इजी आ रहा है, कुछ प्रश्न बहुत कठिन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो कठिन पे फोकस करना कि कठिन काफी पूछा जा रहा है, कुछ कुछ चीजें तो जैसे जीएस का पार्ट है, कितना कठिन पूछा जा रहा है। कल मैंने बच्चों से कमेंट करवाया अपने इंस्टाग्राम पर कि भाई आपका स्कोर क्या है, तो वहां पर लगभग 2000 के करीब कमेंट मुझे मिले। तो मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों का स्कोर, जैसे बोले कि भाई आम जन में एक बात डेवलप हुई कि हिंदी बहुत आसान पूछी गई, लेकिन मैंने देखा उसमें स्कोर बच्चों के हिंदी में 28 के आसपास ही है। 28 मतलब एक्सपेक्टेशन, जो आपका अपवाद है वो तो अलग ही है कि भाई किसी का 32 है 33 है, नहीं तो 25 भी स्कोर है, 26 भी, 28 भी स्कोर है। जीएस में स्कोर जो घूम रहा है वो घूम रहा है बच्चों का 15 के आसपास, कोई 17 पहुंच जा रहा है, कोई 13 भी है, कोई 18 भी है, एक्सेप्शनल केस की बात ही नहीं करते, मतलब सामान्य जो स्कोर है, सामान्य स्कोर, तो इन दोनों विषयों की बात मैं कर रहा हूं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा है जो समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? अणु, और अणु क्या समश्रुत है? जी भैया, अणु होता है छोटा कण और अणु होता है पीछे अर्थात बाद में, अनुगामी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अणु क्या होता है? जो छोटा है, छोटा। अनिल आपका हवा, अग्नि ये भी है। अब है, ये कल परीक्षा में पूछा गया, जिसको साथी निर्भय है, डर नहीं है, उभय माने दोनों। अंत और आरंभ, अंत अस्ति आरंभ, तो ये क्या बोलेंगे भैया? अंत जो है वो दोनों क्या हो गए आपका? ये तो विलोम के रूप में प्रयोग होते हैं। जल में समाधि और जल समाधि, यानी जल में समाधि में कौन सा समास है आपका? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि होगा। तो आप कहेंगे भैया यहां जल में समाधि, तो में किसके लिए आता है? कर्मधारय, कर्मधारय में तो क्या होता है? दोनों पद एक विशेष से एक विशेषण होगा, जैसे नीला, क्या बोल देंगे आपका? नीला चांद, तो एक पद विशेष एक विशेषण। तत्पुरुष में आता है अधिकरण, क्या बोलेंगे? अधिकरण तत्पुरुष में। एक बार थम्स अप करें, प्रथमा द्वितीय तृतीया, इस तरह से चतुर्थ विभक्ति जानते हो ना, परीक्षा में उसको भी पूछा जा सकता है कि प्रथमा द्वितीय बोल दे, तत्पुरुष हो गया। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे रुपया पैसा हो गया, धन दौलत हो गया, बाप बेटा हो गया, शीतोष्ण शब्द हो गया, शीत माने मतलब विलोम शब्द हो गया आपका। बहुव्रीहि आपका अन्य पद की ओर इशारा करे। बोलने द चीड़ को, ये किसकी रचना है? नरेश मेहता जी की रचना है। इस रचना को भी मैं तो कठिन में रखूंगा, ठीक है। हिंदी में मैं का बहुवचन, मैं का बहुवचन है हम दोनों, हम लोग, हम या हम सब। इसमें चुनाव करना था, मैं का बहुवचन होगा जी हम, ठीक है। किसमें आता है मैं? आपका पुरुषवाचक में, और पुरुषवाचक में क्या? उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम, और साथ ही आपका मध्यम पुरुषवाचक में तुम और उसकी विभक्तियां, और अन्य पुरुषवाचक में यह वह, ये वे और इनकी कारक विभक्तियां होती हैं। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, या आपका सिर झुकाने का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना खुद को। सिर कटाना या सिर उठाना, भैया उसके खिलाफ सिर उठाया गया, यानी विरोध किया गया, विरोध, ठीक है। स्तोत्र और स्त्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। देखो कई बार पेपर में वर्तनी की अशुद्धि आ जाती है, ठीक है, जैसे यहां पर वर्तनी की अशुद्धि थी, जैसे कल भी आपने देखा एग्जामिनर ने पेपर में यहां पर अशुद्धि दी हुई थी, श्रृंगार को ऐसे लिखा हुआ था, जो कि गलत है। श्रृंगार तो कैसे लिखा जाता है? ऐसे। तो यहां पर अशुद्धि थी, दोनों एक जैसे हैं। तो स्त्रोत होता ओरिजिन, किसी चीज का उद्गम, कोई चीज, जैसे गंगा नदी का उद्गम क्या है, या जहां से वो शुरू हुई, तो ओरिजिन को बोलते हैं। और ये था आपका, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे भैया स्तोत, क्या बोलेंगे? स्त्रोत बोलेंगे। तो स्तोत होता है किसी की वंदना करना, पूजा करना, वो होता है स्तुति, स्तुति होगा।
अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भगवान और दुश्मन, बोहरा और सखी, बोहरा और भगवान, या सखी और बोहरा, सखी और बोहरा। तो क्या बोलेंगे? अली का भैया बोहरा हो जाएगा, भवरा बिरमर जिसको षटपद भी आप कहते हैं, और सखी अर्थात सहेली हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, वाच्य पूछा गया है, सब ज्यादातर पहली शिफ्ट में तो नहीं पूछा गया था। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया करता तो है नहीं पुस्तक, पुस्तक एक कर्म है, लेकिन इसको बोले अखबार तो क्रिया बदल जाएगी। तो क्रिया किसकी वजह से बदल रही है? कर्म की वजह से। तो क्या बोलते हैं? अखबार को क्या बोलते हैं? अखबार पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है। तो जब कर्म के आधार पर बदल जाए तो कर्म वाच्य होता है। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? नग्न क्या तत्सम शब्द है? जी भैया, नग्न का तो होता है आपका तद्भव नंगा। नख क्या आपका तत्सम शब्द है? जी हाँ, ये नाखून को कहते हैं। किसको? नाखून को। नेह क्या ये साथी आपका तत्सम शब्द है? नहीं जी, ये नहीं है, क्योंकि स्नेह का होता है, स्नेह का। ठीक है, स्नेह का नेह। क्षमा ये साथी हाँ तत्सम शब्द है, इसका हो जाता है आपका क्षमा। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? द्विज किसको कहते हैं? पक्षी को। जी हाँ। विदेह नहीं कहेंगे। ठीक है, ब्राह्मण होता है, ठीक है, ब्रह्म का ज्ञान हो, एक तो सामान्य व्यक्ति, जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाए यानी दो बार हो गया, द्विज हो गया। दांत दो बार आ जाते हैं, एक बार दूध के दांत यानी अस्थायी दांत, फिर आपके स्थायी दांत 20-32 आप जानते हैं। तो दांत मतलब जो दोबारा आए, तो दोबारा जन्म हुआ दांतों का भी, तो वो भी द्विज है, वो भी द्विज है। बे उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बदौलत, बाकलम, बदनाम और बर्दाश्त। तो बर्दाश्त की बात करें तो भैया नहीं होगा। बदनाम में बद है आपका, अरबी मतलब उर्दू का उपसर्ग है। बाकलम ये भी आपका उर्दू उपसर्ग है, बाकलम। बाकायदा शब्द जैसे हम बोलते हैं बाकायदा, तो उपसर्ग कहां जुड़ते हैं? शब्द की शुरुआत में। तो क्या है? शब्दांश है भाई, शब्द तो है नहीं, शब्दांश है। तो बे से शुरुआत में बे कहां पर जुड़ा हुआ? बदौलत। तो बदौलत एकदम से सही इसका उत्तर हो जाना था। ठीक है, आगे आएंगे। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उचित विराम चिन्ह, ओहो बहुत कठिन समय आ गया, तो इसमें विस्मयादि बोधक होगा, अर्धविराम होगा, योजक होगा, या प्रश्नवाचक चिन्ह होगा? तो आप कहेंगे ओहो, तो ओहो किस में आते हैं? ओहो, आहा, अरे वाक्य की शुरुआत में हो तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? रिसेंट का तो आप जानते हैं ना, राम भद्राचार्य को दिया गया। किनके साथ में? गुलजार के साथ में दिया गया अभी पिछले वर्ष का। सर्वेश्वर याद सब्बे नहीं जी। कृष्णा सोबती जी जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती जी को जिनकी रचना जिंदगी नामा, इनको ज्ञानपीठ कब मिला था? 2017 में। अमिताभ घोष एकमात्र अंग्रेजी में मिला इनको, एकमात्र है ये अंग्रेजी के, लेकिन किस वर्ष मिला था जरा बताएं? एकमात्र इनको मिला भैया अमिताभ घोष को 2018 में। इनकी रचना थी द शैडो लाइन, एक ही रचना है। लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या ज्ञानपीठ अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? यस और नो? तो आप कहेंगे भैया ज्ञानपीठ को अंग्रेजी भाषा में दिया नहीं जाता, उसको संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं वर्णित है उन्हीं में दिया जाता है। लेकिन एक अपवाद है कि अमिताभ घोष को भी 2018 में दिया गया है। नीलमणि फूकन ये असमिया भाषा के लिए, असमिया भाषा के लिए इनको दिया गया था। आप लोगों को याद होगा एक और थे आपका कोंकणी के दामोदर मौजो, उनको भी दिया गया। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो थी क्या है? इसको जोड़ने का काम, योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी। बुरे अर्थ में प्रयोग होने वाला बद, जैसे बुरे का मतलब होता है जैसे बदनाम उपसर्ग, बद उपसर्ग है इसमें। ठीक है, क्या बोलेंगे? बद लोअल बोल देते हैं। तो बदनाम जो बद है वो किस भाषा का? क्या अंग्रेजी में होता है बद, या हिंदी में होता है बद, या संस्कृत में होता है बद? आप कहेंगे बद भैया उर्दू फारसी का है। किसका है? उर्दू भाषा का। आप शब्द देखें, बदनाम हो गया आपका, बदकिस्मत शब्द हो गया आपका, बदकिस्मत जैसे शब्द हो गए। अंतर्निहित में सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्निहित, तो जब साथी रे ऊपर आ जाए आपका, और आपका विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में आपका क्या बोलेंगे भैया? अन्य कोई व्यंजन है तो क्या बोलेंगे? उसका लोप हो जाता है, अंतर्निहित होगा। अंतर्निहित, जैसे बहुत सारे शब्द निर्दय शब्द हैं, निर्दय शब्द क्या हो जाएगा बताएं? निर्दय का तो आप कहेंगे भैया इसमें इसका लोप हो जाता है, निहि धन दय हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो सलाका सम्मान सबसे पहले तो किसको दिया गया? रामविलास शर्मा जी को दिया गया। पहले पुरस्कारों को पूछ रहा है, रामविलास शर्मा को दिया गया पहले पुरस्कार। जैसे कल सोवियत लैंड पूछ लिया था आपका सुमित्रा नंदन पंत जी लोकायतन के लिए,
ऐसे ही आपसे अन्य जैसे व्यास भी पूछ सकता है फिर आपसे, उसकी संभावनाएं हैं हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये किसका होता है? भयानक। भयानक का तो भय होगा आपका, वीर रस का उत्साह होता है, विवत्स का जुगुप्सा होता है, तो रौद्र रस का हो जाएगा। किसका? रौद्र रस का। गमही शब्द किसका है? गमही, गमीरी, ये साथी शब्द बहुत प्रयोग किया गया रामचरितमानस में। क्या बोलेंगे? आपका तत्सम है भैया, संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। कपाल, कपाल का पर्यायवाची है। कपाल किसको बोलते भैया? खोपड़ी को। तो खप्पर कह दे क्या? खप्पर आप कहीं नहीं जी। कपाल का तो भैया या तो मस्तक, ललाट बोल सकते हैं, ललाट, माथा बोल सकते हैं। ठीक है, माथा बोल सकते हैं उसको, माथा। तो माथा सही होगा एकदम से। अदृष्ट जो दिखाई ना दे, भाग्य यानी कि आपका साथी, क्या बोलेंगे? उसका कपाल से कोई अर्थ नहीं है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। जो संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल हो वो क्या बोलेंगे? आपका वो सर्वनाम को। और जो साथी किसी काम का होना दर्शाए वो क्रिया है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है जीत जाना। जैसे मैं बोलूं उसकी कमर टूट गई तो जीत जाना, चोट लगना, या बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे? आपका निराश होना। तो युद्ध में कमर टूट गई अर्थात मतलब कि असहाय हो गए, कुछ हाथ लगा नहीं, कुछ हाथ लगा नहीं आपका। ठीक है, आगे देखिए, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? सुरेश मीना के लिए खाना लाया। तो के लिए अर्थात ये तो साथी करण की पहचान नहीं। करण की पहचान क्या होती है? से विभक्ति जिसका अर्थ भी होना चाहिए के द्वारा। के द्वारा अर्थात कोई साधन दिखना चाहिए जिसके द्वारा काम हो रहा है। जैसे वह कलम से लिखता है तो के द्वारा अर्थात वह एक साधन है। यह पुस्तक सीता को दे दी, देने के भाव में आए आपका, तो कर्म हो गया आपका। ठीक है, साधुओं की संगति से, यानी साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि क्या होती है? सुधरती है। साधुओं की संगति के द्वारा। तो विकल्प बी इसमें सही हो जाना था आपका। ठीक है, विकल्प बी। रेखांकित खंड को, ये वर्तनी का प्रश्न पूछा गया दोस्त यहां पर। ठीक है, ध्यान से पढ़ें, एक बार देखें इसको, क्या लिख के आए थे आप इसमें। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये भी पूछी जाती है वर्तनी में, उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त का मतलब है सही, और एक होता उपर्युक्त जो ऊपर कहा गया है। ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। उपयुक्त का मतलब क्या होता? उचित या ठीक के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक के रूप में। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो ये आध्यात्म क्या सही लिखा हुआ है? नहीं भैया, अध्यात्म शब्द होता है, अध्यात्म। इसमें जब आ आता है, आ आने की वजह होती है कि उसमें एक इक प्रत्यय लग जाए, और जब इक प्रत्यय लग जाता है तो पहले वर्ण का क्या दीर्घीकरण हो जाता है, और वो क्या बन जाता है? आध्यात्मिक बन जाता है। यानी आ तो तभी आएगा जब उसमें कोई आपका प्रत्यय हो। लेकिन इसमें कोई उपसर्ग, क्या इसमें कोई उपसर्ग बोल रहा हूं कि प्रत्यय है इसमें कोई? आप कहेंगे नहीं भैया कोई प्रत्यय नहीं है, तो यानी आ का इस्तेमाल गलत किया गया है। ठीक है, जैसे आप सप्ताह का क्या लिखते हैं? तो दीर्घीकरण क्या सप्ताह में कर देंगे आप? नहीं जी भैया। कब करोगे? जब आप कहेंगे आ तो इसमें तभी हो सकता है जब कोई इक प्रत्यय लग जाए। इक तो बिगर प्रत्यय के नहीं करते हैं, तो बिगर प्रत्यय के तो आपका ए आएगा। तो अध्यात्म हो गया एक शब्द, तो एक अध्यात्म हो गया, इसको कैंसिल कर सकते हैं। बड़े ध्यान से पेपर को देखना, अध्या यहां पूरा देह नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। क्या बोलेंगे भैया? अध्यात्म का विकल्प ए में जो इस्तेमाल है वो एकदम से सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है क्या? नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, इसको देखना ही नहीं है। देखो उसने क्या बोला, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। जहान को देखो ही मत भाई साहब, जहान को देखना ही नहीं था। यहां देखिए क्या करना था, रेखांकित खंड पर ध्यान देना। तो रेखांकित क्या था जरा देखिए, फिर से दिखा देते हैं। रेखांकित बताइए क्या है? क्या ज्ञान को पूछ रहा है क्या वो? इसको रेखांकित किया था उसने। आप कहेंगे नहीं भैया ये तो रेखांकित नहीं, तो रेखांकित ये है, इसको देखनी। ये तो बोर्ड की तरफ से एक एरर है और उसको वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या बोलेंगे आपका, भैया रेखांकित के बारे में बात की है, ज्ञान के बारे में बात ही नहीं की। हाँ, अगर ये कह देते कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो पूरे वाक्य की उन्होंने बात ही नहीं की, उनको तो वर्तनी का आपसे ज्ञान लेना था। ठीक है, हम सब बात क्लियर है ना। निरपराधी व्यक्ति को, निरपराधी कभी होता है? नहीं जी, या तो भैया निरपराध शब्द होता है या निरपराधिनी होता है। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? निरपराधिनी होता है। ठीक है, निरपराधिनी। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है, अधीन की, भारत एक उपनिवेश था।
उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इसमें देखना कौन सी गलती है, तो आप कहेंगे भैया पैतृक गलत लिखा हुआ, पैतृक ऐसे लिखा जाता, पैतृक, ठीक है। बादशाह ने मुक्त हस्त मतलब खुले हाथों से दान दिया, एकदम ठीक है। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, नाम, गलत, निशाना या फिर चाल होगा। तो क्या बोलेंगे, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है निशाना, टारगेट। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या, ढोल होता है। ग्रामवासी को कहते हैं क्या, उसको तो क्या बोलेंगे आपका ग्रामीण। नगर को बोलेंगे क्या भैया, नहीं है, चतुर को कहते हैं, प्रवीण को कहते हैं, दक्ष को कहते हैं, निपुण को कहते हैं, निपुण को। अगला प्रश्न था, माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो दो बार आया, मन का यानी हृदय का, और एक मन का मोती के लिए इस्तेमाल हुआ। एक जैसे ही शब्द जब आपका दो अर्थ बताएं तो यमक होता है, जैसे कनक कनकते सौगुनी, सारंग ले सारंग चली, काली घटा का घमंड घटा। तो ये सब क्या है, आपके यमक है। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है सहृदय, सहकार, सहायक और सहचर। तो सहायक होगा। मेरे दोस्त, मैं साथ में आपसे कहना चाहूंगा, आप जानते ही हैं कि आपकी 23, 24, 25 की परीक्षा, ठीक है, 25 पहली शिफ्ट हो चुकी है, शाम तक सेकंड शिफ्ट आ जाएगी। इसके बाद में जो एग्जाम है वो 30 और 31 को होंगे। तो बीच में एक गैप रहेगा आपके पास में, 26 को, 27 को, 28 को, 29 को। तो कुछ एक आधार तय हुआ, क्योंकि इन 3 दिनों में तो आप एनालिसिस को ही देख रहे होंगे। अभी कुछ तय हुआ होगा कि यहाँ पर क्या पूछा गया, मोस्ट प्रोबेबल क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जीएस के वो टॉपिक्स, जैसे आप कहें कि भैया जीएस में अगर बात करें 10 से 12 ही प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे बन रहे हैं। अब बेवजह मैं तुमसे ये कहने लगूं नहीं भैया मेरे पढ़ाए हुए से वो तुम हमारे 38% बन रहे, कोई अर्थ ही नहीं है उस बात का, किसी का नहीं बन रहा है, ठीक है। वास्तविकता तो बच्चे ही जानते हैं जो पेपर दे के आए। 10 से 12 ये तो आसान हो गए। फिर इसमें आ जाते हैं प्लस में 4-5 जो साथी क्या है आपके प्लस में 4-5 क्या है, जो थोड़ा जिस बच्चे की और अच्छी तैयारी थी। तो कहने का मतलब है 16 के आसपास बच्चा इसमें है प्लस माइनस। तो अब कुछ तो तय हुआ होगा इन 3 दिनों में कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। जैसे मान के चलो जीएसटी का टॉपिक भी कराया गया, लेकिन जीएसटी से वो तो पूछ नहीं रहा जो कराया गया है। मानवाधिकार से जो कराया गया उसको पूछ नहीं रहा, बहुत कॉमन भी पूछ रहा है। जैसे मान के चलो कि भैया मानवाधिकार घोषणा कब हुई, वो तो कॉमन है। लेकिन विमुद्रीकरण से टफ क्या पूछ रहा है, ठीक है, दिवस को कॉमन को नहीं पूछ रहा है। तो इन सब के लिए आपकी कक्षा होगी इस 30 और टारगेट 31 को टारगेट करते हुए। इन क्लासेस को साथी आपको अजीत सर शाम को कराएंगे, ठीक है, आज ही शाम से वो इसका पार्ट 1, ठीक है, अजीत सर 8 बजे, शाम 8 बजे। तो जो साथी देखना चाहते हैं वो उसको जरूर देखें, मतलब कि भाई हमारा ये टॉपिक है, इस पर हमको विशेष ध्यान दे लेना चाहिए। थम्स अप करेंगे, बात क्लियर है। अच्छा, किसी की सहायता करने वाला ये बता दिया। अब जैसे हिंदी के कुछ टॉपिक है, आपने देखा होगा पुरस्कार कुछ रचनाएं पूछी जा रही हैं, तो ममतेज सर भी आपके लिए क्लास लेके आने वाले हैं हिंदी की। ममतेज सर आपको हिंदी की क्लास कराएंगे कि भाई साहित्य अकादमी, जैसे साहित्य अकादमी 2001 से लेकर के आपका जो रिसेंट का है यहां तक, इनमें से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ज्ञानपीठ का है, ज्ञानपीठ में से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो शाम 8 बजे अजीत सर की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। ममतेज सर आपका टाइम बताओ, किस टाइम लेंगे? शाम 7 बजे, ठीक है। हिंदी की क्लास आपकी साथी शाम 7 बजे हो, ठीक है। बहुत छोटी सी क्लास होगी, उसी आधार पर होगी जो पेपर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि भाई लिंग का चुनाव कैसे करें, वाच्य का प्रश्न आएगा तो कैसे करें। और इन्हीं 3-4 कक्षाओं में वो आपको शामिल कर देंगे कि भाई पुरस्कार कौन कौन से, जैसे आपका प्रथम या कुछ भी है। तो हिंदी क्लास शाम 7 बजे, 7 बजे, ठीक है, ये ममतेज सर आपको कराने वाले हैं। तो मेरे कहने से आप जो है इन कक्षाओं को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, ममतेज सर के द्वारा और अजीत सर के द्वारा। ये आपको कक्षाएं कराएंगे शाम को 7 बजे, ठीक है। नहीं खत्म हो जाएगा तब तक, और 8 बजे रजिस्टर क्लास कराएंगे। अभी आप आगे पेपर बता दें कौन सा पार्ट, जीएस के लिए अजीत सर और केशपाल सर आपको अभी बताएंगे कि आपके आंसर्स क्या होंगे। थैंक यू, नमस्ते। बस पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। यूट्यूब पर तमाम तरह की बातें होंगी दोस्त, अगर आपने मेहनत की है तो आपको मतलब किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना है कि किसी की बातें तुमने दिल से लगा के बैठ गए कि भाई किसी ने ये बोल दिया, मेरे पास मैसेज आया कि भैया ऐसे तो सबका स्कोर बहुत जाएगा, सब आसान आसान करे। कुछ आसान नहीं है। यूपी कांस्टेबल के लिहाज से बहुत अच्छा पेपर पूछा गया है, और मैं अपनी तरफ से अगर मार्किंग करूं तो एक अच्छे स्तर का पेपर पूछा गया है। लड़कियों के स्कोर 80-90 के आसपास सिमट जा रहे हैं, लड़कों के स्कोर 100 के आसपास में बहुत भीड़, बहुत 100, 102, 104, 105।
अब कुछ एक्सेप्शनल पे मत जाना कि भैया किसी का 138 है, किसी का भैया आपका 134% सही है। बात है कि ज्यादा बड़ा समुदाय कहां पर है, तो चिंता नहीं करनी है, बस बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आना है कि जो सच में करने लायक है पेपर में वो आपने किया सही या नहीं किया, वो सिलेक्शन को तय करता है। मैंने आपको याद होगा जीएस के प्रैक्टिस सेट 1 में ही ये बात पहली 4-5 मिनट आप आज भी देखेंगे तो समझाइए कि पेपर का पैटर्न 17 और 18 फरवरी के अनुसार जो पिछला रद्द हुआ उसके हिसाब से हो तो कैसा हो, और अगर पेपर में पैटर्न में बदलाव हुए तो वो सबके लिए होंगे। अब वो शुरुआती शब्द मेरे सुन सकते हैं और वही बदलाव देखने को भी मिला, और वो बदलाव देखने को मिला तो वो खुद आपका पेपर में बदलाव नहीं है, वो सभी के लिए है, तो उससे चिंता नहीं करनी है। बात यह कि जो करने लायक था, अगर आप बोलें कि भैया 150 क्वेश्चन है, उस 150 क्वेश्चन में से 115 प्रश्न करने लायक थे, तो वो 115 में सही करके आ रहा हूं या नहीं करके आ रहा हूं, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। बाकी छोड़ दो जो नहीं हो रहे, ठीक है। आप 110 प्रश्न करने लायक हैं, वो आप कर पा रहे हैं अपनी शिफ्ट में, कहीं आसान को गलत तो नहीं करके आ रहे हैं, इस बात की कीमत आपके सिलेक्शन के लिए होगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से अभी जिन साथियों का एग्जाम है आगे, तो पूरी टीम की तरफ से उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने जो मेहनत की है वो सिलेक्शन में कन्वर्ट होगी, और सिलेक्शन में कन्वर्ट होगी तो साथी आप सब लोगों के लिए इस बात के लिए शुभ आशीष। थैंक यू, नमस्ते। आ जाओ तो दोस्तों, अभी राहुल सर कराएंगे रीजनिंग, उसके बाद फिर हम लोग जीएस कराएंगे, क्योंकि सर की जो है अभी क्लास भी है, तो इसलिए सर जो है अभी करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जीएस में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी बने रहें। ठीक है बच्चों, मैं कराता हूँ रीजनिंग, क्योंकि मेरी अभी क्लास है तुरंत बाद में, तो पहले मैं 5-7 मिनट में आपका एनालिसिस करा देता हूँ, फिर जीएस के लिए अजीत सर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 39 नंबर का, रीजनिंग का 39 नंबर। ये रहा, जून को इस प्रकार लिखा गया है, तो जुलाई को रियल नंबर लिखना है, तो रियल नंबर लिखोगे 10, 21, 12, 25 हो जाएगा जुलाई के लिए, ठीक है। रविवार को जनवरी लिखा जाता है, मंगलवार को मार्च लिखा जाता है, गुरुवार को मई लिखा जाता है, तो शनिवार को इस प्रकार से क्या लिखा जाएगा, तो शनिवार का आ जाएगा भैया जुलाई। एक एक छोड़कर चल रहा है, जैसे कि रविवार को जनवरी लिख रहा है पहला पहला, फिर इधर तीसरा लिख दिया, फिर इधर पांचवा, फिर इधर सातवां, ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। घड़ी का संबंध समय से उसी प्रकार है जैसे मानचित्र का संबंध निम्न में से किससे है। मानचित्र का संबंध, घड़ी क्या करती है, समय दिखाती है, तो मानचित्र क्या दिखाता है हमको, जगह स्थिति के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मनी टोनी से लंबा है, इसने बोला है कि मनी जो है वो टोनी से लंबा है, मनी, और लेकिन दीपक से छोटा है, टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी जो है वो मोहन जितना, तो मोहन आ जाएगा यहां पर, मोहन यहां पर आ जाएगा, लेकिन गोकुल से लंबा है, गोकुल नीचे आ जाएगा। और तो पूछा था मोहन के बारे में स्टेटमेंट, टोनी से छोटा है मोहन, नहीं। मणि से छोटा है मोहन, जी बिल्कुल मणि से छोटा आ रहा है, बिल्कुल मणि जितना है, मणि जितना नहीं है मोहन। दीपक से लंबा है, दीपक से छोटा था मोहन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन की बात करूं, m प्लस n का अर्थ है mn की बहन, और यहां पूछा था एक्स वाई का मामा, कौन से विकल्प में बन रहा है, एक्स वाई का मामा, तो भैया ये पहले वाले विकल्प में बन रहा है, पहले वाले में। क्यों, प्लस का अर्थ क्या दिया था, प्लस का अर्थ दिया है बहन, प्लस का अर्थ दिया है ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन हो जाएगी जेड, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है बेटी, गुणा का अर्थ है बेटी यहां पर, तो एकमात्र विकल्प में इसमें ही मामा बनने के चांसेस हैं। और मैं बाकी और एक बार चेक कर लेता हूं, माइनस का अर्थ दिया है भाई, माइनस का अर्थ दिया है भाई, और गुणा का अर्थ दिया है बेटी, भाई की बेटी भतीजी हो जाएगी, और ये कह रहा है एक्स वाई का मामा बनना चाहिए, तो भैया ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ दिया है एम एन की बेटी, तो ये बेटी हो जाएगा, एक्स को मामा बनाना था तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस की बात करें तो प्लस का अर्थ दिया है बहन, प्लस का अर्थ है बहन, तो एक्स मामा नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ जेंडर बदल रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। टी क्यू का भाई है जो आर की बहन है, एस टी का भाई है, टी क्यू की माता है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, मामा आ रहा है तो मामा ऑप्शन में नहीं है, तो अंकल को हम राइट करेंगे, ठीक है ना, अंकल को हम राइट करेंगे यहाँ पर।
आगे मैं बात करता हूं, ये मैथ का क्वेश्चन सर ने करा दिया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसमें लगा दोगे। कैरम वाला क्वेश्चन है, कैरम खेल रहे हैं 4 लोग, ए और सी बी डी साझेदार है, डी सी के बाई ओर है, जिसका मुंह पूरब की ओर है तो डी का मुंह किस ओर है? डी का मुख आ रहा है आपका भैया दक्षिण की तरफ, डी का मुख आ रहा है साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण की तरफ। ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग करने की कोशिश की एग्जामिनर ने। इसमें क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाए तो इसमें टोटल 22 लेटर और सिंबल थे। तो अगर मैं बात करूं तो 11 पर हमको इसको चेंज करना था, तो आधे बैठेंगे लगभग यहां पर और बाकी के आपको पलट देने हैं। वो कह रहा था तो कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ण आता है, कितनी संख्याओं के बाद लेटर आता है? संख्या के बाद लेटर यहां नहीं आ रहा, संख्या के बाद लेटर नहीं आ रहा, संख्या के बाद लेटर नहीं आ रहा, और जब मैं इसको पलटूंगा तो आई। तो जब हम यहां देखेंगे संख्या के बाद लेटर, पीछे से हम इसको पढ़ेंगे तो 7 के बाद ए, इसको पलटने की आवश्यकता नहीं थी, आप फिर इधर से पढ़ते संख्या के बाद लेटर, क्योंकि इसको तो हम पलट देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 भैया आपका मैथ का है। अब हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधा हम चलते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन पर। 52 नंबर ये रहा। श्रृंखला में अगला पद आपसे पूछा गया है, तो यहाँ केवल और केवल 14 माइनस होते जा रहे थे, तो जैसे ही 15 में से 14 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ABCD गोलाकार स्टेडियम के चारों, ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया भैया। आगे बढ़ते हैं, घड़ी का क्वेश्चन ये रहा, वो भी डायरेक्शन का है, घड़ी का नहीं है, डायरेक्शन का है। जिस घड़ी की 9 बजे की घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित करती हो, उसके लिए 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में करेगी? तो ये 1:30 बजे हो जाएगी भैया दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। 16, 256, 64, 624, 1024 असमान पूछा था अलग। 16 4 का वर्ग है, 256 16 का है, 64 8 का है, 624 नहीं होता, 625 होता है, 1024 भैया 32 का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 624। पूछा था कौन सा अलग है, अलग वाला पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में भी क्या पूछा है? असमान पूछा है। तो 1331 तो 11 की पावर 3 होता है, 6859 होता है 19 की पावर 3, 5832 होता है 18 की पावर 3, 2197 13 की पावर 3। तो बाकी सब तो प्राइम नंबर के क्यूब लिखे थे, यहां लिखा है भाई सम संख्या का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पियानो का रिलेशन साहित्य के लिए दिया, पियानो संगीत से है, तो साहित्य हो जाएगा भैया कविता से संबंधित, कविता पोइट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ओटिटिस मीडिया जो है कान के भीतर जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए दिखाया गया है। कान का इन्फेक्शन है तो मोतियाबिंद बीमारी जो है वो किसको प्रभावित करती है? आंख को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59, ये कह रहा है एमएन का पुत्र है और एमएन की बहन है। तो यहां पूछा था एस क्यू का पिता, एस क्यू का पिता दर्शाता है। जब आप पहले ऑप्शन को करोगे एट द रेट का अर्थ है एमएन की बहन, तो एस जो है वो बहन आ गई। अब ये कह रहा है एस क्यू का पिता, जब एस का जेंडर ही माइनस आ रहा है तो ये पिता तो हो ही नहीं सकता, तो आप इसको हटा दोगे। ठीक है, फिर प्रतिशत दिया है, प्रतिशत का अर्थ है पुत्र, ये इसका बेटा है, बेटा। और फिर डॉलर का अर्थ दिया है पिता, डॉलर का अर्थ दिया है पिता। अब वो कह रहा था कि एस क्यू का पिता, इसका बेटा, बेटे का पिता तो पति होता है ना, यहां पिता कह रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत का अर्थ दिया है पुत्र, ये इसका बेटा हो जाएगा, बेटा। और एट द रेट का अर्थ क्या दिया है? एट द रेट का अर्थ दिया है बहन, ये इसकी बहन हो जाएगी। वो कह रहा है कि एस क्यू का पिता, यहां तो एस क्यू का भाई बना, तो बचता है अब लास्ट ऑप्शन, इसको आप टिक कर जाओगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया गया है? 60 में दिया है GARNIT अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकने वाला शब्द। तो ग्राइंड को अगर मैं देखूं तो डी हमारा ऊपर कहीं पर भी नहीं है, हटा दूंगा। गियर की बात करूं तो भैया ऊपर ई कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो आंसर नहीं होगा। नाइट की बात करूं तो एच ऊपर कहीं भी नहीं आ रहा, आंसर नहीं होगा। ट्रेन को हम आसानी से बना सकते हैं, ट्रेन को TRAI और N बन जाएगा। प्रश्न चिन्ह आकृति आपसे पूछी गई है, इस आकृति को 90 डिग्री पर रोटेट किया गया है, तो ये पहले नीचे था अब राइट में चला गया। ऐसे ही आप इस ब्लैक वाले पार्ट को ऊपर देखोगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो सी के चांसेस सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 को देखोगे, यहां पहली आकृति का तीसरी आकृति के साथ रिलेशन बन रहा है, और वो किस प्रकार से है? केवल दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण पलट दिया, इसको ऐसे पलट दिया, आप भी अब इसको ऐसे ही पलट दोगे दर्पण के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम बात करते हैं
ए एक्सक्लेमेटरी साइन, बी बराबर दिया है ए माइनस बी, तो पी बराबर 6 है और क्यू बराबर 4 है, तो पी एक्सक्लेमेटरी साइन और क्यू का अर्थ बताना था, तो इसका अर्थ ही ए माइनस बी है, तो 6 में से 4 घटा दोगे सीधा सीधा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर भैया 64। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कहती है नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। अगर आप रेगुलर तरीके से पढ़ाई करते रहोगे तो आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। तो कह रहा है कौन इस कथन का निहित अर्थ क्या है? पढ़ाई का शैक्षणिक प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत हो जाएगा। शैक्षणिक प्रदर्शन अनियमित है, गलत। अनियमित पढ़ाई भी उतनी ही कारगर होती है, गलत। नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा था इस बात को, शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है तो ग्रेड हमारा सुधरेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात करें तो 65 में लिखा था भैया अरुण अनु के घर जाना चाहता है। अनु के घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है, जो थारुण के घर से √12.5 किलोमीटर का है। और थारुण का ये फंसाने के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस अंडर रूट में लिख दिया तो बच्चे घबरा गए होंगे। पहली कंडीशन 5, ये कह रहा है कि जो अनु का घर है ना वो प्रिया के घर के ऐसे था, और जो थारुण के घर से पूरब में, थारुण का घर हो जाएगा यहाँ, ये इसके पूरब में आ जाएगा। फिर कह रहा था थारुण का घर अरुण के घर से उत्तर पश्चिम में, थारुण का घर अरुण के घर से उत्तर पश्चिम में, तो अरुण यहां पर आ जाएगा। पूछा था अनु के घर से अरुण का घर कहां पर है, तो यह आ जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। अरुण का घर अनु के घर से दक्षिण पूर्व में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यार शिफ्ट में आ रहा है भाई, इंडिपेंडेंस से नहीं बनाया जा सकता, नीडेड बन जाएगा। पीनेड की बात करें तो भैया इसमें जो ए आ रहा है ना, ऊपर ए कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको नहीं बना सकते, ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है एक T20 क्रिकेट मैच एक टीम द्वारा बनाए गए कुल 120 रन थे, इनमें से 60 रन स्पिनर ने बनाए। टीम में 20%, कितनी बार करवाया आपको ये क्वेश्चन, कितनी बार, प्रैक्टिस सेट में भी क्लास में भी। टीम में 20% स्पिनर थे, नहीं बता सकते। मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर थे, नहीं बता सकते भाई। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, दोनों गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है लुप्त पैटर्न खोजना था C22D, ये इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अगर मैं यहां देखूं तो ये दोनों C और D दोनों बाहर की तरफ है, बीच में नंबर लिखा हुआ है, तो यहां भी ये दोनों जो है ना लेटर जो है दोनों तरफ आएंगे और नंबर बीच में आएगा। फिर यहां बदल दिया इसने पैटर्न, तो ये 2 एक साथ चल रहे थे इसके साथ, और ये जो जाएगा ये आगे जाएगा, तो संभावना ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। 13 4 17 4 21, तो 1 और 1 में भैया 4 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेट सीरीज। 62 चेक कर लेता हूं। बासठ का डी, आप डी बता रहे हो, अगर आप रोटेशन कर रहे हो तो आपका डी आ सकता है, लेकिन अगर मैं कहूं देखो फर्स्ट फिगर को अगर हम थर्ड के साथ कंपेयर करें, सुनना जरा बात को, अगर आप रोटेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, इसको घुमाया ऐसे आ गया, फिर घुमाया ऐसे आ गया, ये ऊपर चला जाएगा। चांसेस इसके भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, अब वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या। अगर लेकिन मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ लेकर चलूं, सुनना जरा, तो फर्स्ट को थर्ड के साथ लेकर चलोगे तो ये मिरर इमेज है, और इसको मिरर इमेज में बनाओगे तो इसके भी चांसेस हैं। अगर एक बार चेक कर लेता हूं, एनालॉजी का तो नहीं है, सीरीज ही पूछा है, तो आप रोटेशन को ही लेके चलो। ये ऐसे राइट की तरफ है, फिर नीचे आ गया, घुमाया 90 डिग्री, फिर घुमाया 90 डिग्री, फिर घुमा दो 90 डिग्री, तो ये फिर ठीक हो जाएगा। ओके, चांसेस इसके भी हैं क्योंकि लॉजिक इस पे भी बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड के साथ जाएंगे, सेकंड का फोर्थ के साथ, लेकिन अब प्रायोरिटी पर हम इसको रखेंगे, ठीक है। वो डी आपका ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ ये हो गया, 69 हो गया, 70 पर आ जाओ। 70 पर आ जाओ। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े और 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो आप किधर देखोगे? उत्तर की तरफ देखोगे आप, है ना। जब दक्षिण की तरफ देख रहे हो 180 डिग्री घुमा दोगे, ऊपर हो जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राफ का, सर आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 7 का 49 से है तो 9 का किससे होगा 81? बड़ा ही आसान सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा इससे संबंधित है। किससे? ठंडा, हवा, धूल, गर्म। भाई बादल से बारिश होती है तो हवा से तो फिर धूल ही उड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है
कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं? शिक्षित और पिछड़े यानी कि ट्राइएंगल में आना चाहिए और वर्ग में आना चाहिए। तो 11 और 3 14, 11 और 3 14, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। एक और ये रहा आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन। एक सर्वेक्षण में भैया यहाँ 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे क्योंकि 3 चीजें आपको दी गई हैं। सबसे पहले मैंने बताया था एक दिया है यहाँ हिंदी का, सॉरी इंग्लिश, पहला इंग्लिश दिया है। इंग्लिश समाचार पत्र पढ़ते हैं कितने लोग? 21 लोग। यहाँ 26 व्यक्ति पढ़ते हैं भैया आपका हिंदी, 26 व्यक्ति हिंदी, और जो ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं वो 29 है। क्षेत्रीय भाषा वाले वो 29 हैं, क्षेत्रीय भाषा वाले 29 हैं, 29 लिख लेना। अब सबसे पहले पकड़ो जहां तीनों का कॉमन दिया हो। ये दिया 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं, 8 को यहां रख दोगे। फिर पहली लाइन पर आ जाओ, इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में कितने हैं टोटल? 14, जिनमें से 8 आ चुके हैं तो 6 यहां पर आ जाएंगे। फिर कह रहा था 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में 15 हैं, 8 आ चुके हैं तो 7 यहां पर आ जाएंगे। फिर कह रहा है 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में 12 हैं तो 8 आ चुके हैं तो 4 यहां पर आ जाएंगे। पूछा किसका है ये देख लो, कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी कि ये वाला आपसे पूछा है। इसमें 29 थे टोटल, 8 4 12 और 7 19, 19 घटा दो 29 में से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10 ऐसे लोग हैं जो केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति एक्स सन्निहित है। वो उसमें ठंड नहीं होगा। आप कह रहे हो हवा चलेगी ठंड, तो जरूरी थोड़ी है हवा ठंडी चलती है, गर्म भी तो चलती है, गर्मियों में लू चलती है, तो फिर गर्म भी होना चाहिए आंसर आपके अकॉर्डिंग। तो भाई ठंडा और गर्म 2 ऑप्शन दिए थे ना उसमें, अब या तो ठंड या गर्म, तो ऐसे थोड़ी ना है कि हवा ठंडी ही चलेगी, हवा गर्म भी तो चलती है। गर्मियों में जब झापटे से लगते हैं, रेपटे लगते हैं बढ़िया तरीके वाले, लू, मोटरसाइकिल पर चले जाओगे रेपटे लगेंगे, उसका धूल आंसर सही है। चलो इस फिगर को ढूंढना था, तो ये फिगर भाई आपको ना तो इसमें नजर आ रही, क्योंकि हमको इस तरीके की शेप चाहिए, तो वो इस तरीके की शेप यहां पर मिल रही है, और ये जो आपके ट्राइएंगल से बने हुए थे वो यहां पर है। तो ये चौथा, अब गोला भरते टाइम ध्यान देना, चौथा मिल रहा है बी वाले में। बी वाले में मैंने कई बार आपसे ये बात बोली थी, तो बी को काला करना है एग्जाम में। नेक्स्ट आगे चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 140 20 90, यहाँ 20 माइनस हो गए, यहाँ 20 माइनस हो गए, फिर आपके 30 माइनस हो गए, फिर 40 माइनस हो गया, 50 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा 50 में से। मछली के गलफड़े होते हैं तो मानव के क्या होता है भैया? मानव के फेफड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा सांस लेने के लिए। ये कह रहा है जोड़ों में से सबसे अधिक समान है। वो कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है? सबसे अधिक समान पूछा था, सबसे अधिक समान। रुको और जाओ क्या होता है? अपोजिट हो गया। रोना और मुस्कुराना क्या हो गया? अपोजिट हो गया, समान तो नहीं है। ऊंचा और नीचा क्या हो गया? अपोजिट हो गया। समान पूछ रहा था, तो समान है प्रारंभ करना और शुरू करना, स्टार्ट और बिगिन, दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। जब एक शंकु को उसके आधार बेस के समांतर एक समतल प्लेन पर काटा जाता है, लेकिन इसके शीर्ष एक्स से नहीं गुजरता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन जो है वो वृत्त के आकार का होगा, सर्कल के आकार का। शंकु पे जब हम काटेंगे ना, शंकु जो होता है हमारा, शंकु इस प्रकार का होता है। जब उसको हम ऐसे काटेंगे तो जब जितने भी हम कट लगाएंगे ना, ऐसे कट लगाते हुए चलेंगे, वो सब सर्कल के ही आएंगे, नीचे सर्कल के ही कट आएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 3 बच्चे सैम, जॉन और एन आइसक्रीम खा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वादों में से अलग अलग स्वाद खाता है, नामक चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच और वनीला। ठीक है, उसने बोला है सैम वनीला नहीं खाता है, जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है, एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाती है, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाए जाते हैं, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं आ सकते, तो बटर स्कॉच और चॉकलेट दोनों लगातार आ गए, यहां पर ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है वनीला और चॉकलेट एक साथ खाए जाते हैं, वनीला और चॉकलेट एक साथ आ गए, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा था बटर स्कॉच और चॉकलेट एक साथ नहीं आ सकते, तो मैं इसको गलत कर दूंगा। वनीला और चॉकलेट एक साथ आएंगे, कह रहा था वनीला और चॉकलेट एक साथ खाए जाते हैं, तो इसमें दूसरा और चौथा जो है इसके चांसेस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भैया, हाँ, शतरंज की बिसात में कितने आयत रेक्टेंगल होते हैं? भाई 8 खाने होते हैं, 8 इधर 8 इधर, बताया था आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर हो जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर हो जाएंगे। यहां इन सबको रेक्टेंगल पूछा था, स्क्वायर नहीं पूछा, रेक्टेंगल पूछा था। रेक्टेंगल, जब रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 8 तक का आप जोड़ोगे तो 8 नाम 72 का आधा हो जाएगा 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 को जोड़ूंगा तो टोटल मिलकर आएगा 36। इधर योग 36 आ जाएगा, इधर 36 आ जाएगा, तो 36 में 36 की गुणा। रेक्टेंगल निकालने का तरीका बताया था, तो 1296 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1296 ये क्वेश्चन था। मैं कहूंगा ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने इसको शायद गलत भी किया होगा। इसमें क्या लॉजिक है भाई, सबसे पहले आप इसको देखोगे, ये क्या है कि यहां पर जो ब्लैक की कंडीशन है, एक छोड़कर फिर यहां पर चला गया, है ना। या अगर मैं इसको दूसरे के साथ लेकर चलूंगा, 1 2, यानी कि ये प्लस का 2 हुआ, यहां से यहां तक जाने में +2 हो रहा है। फिर मैं आगे चलूंगा 1 2 3, यहां देखोगे तो 1 2 3, 2 के बाद 3 पर चला गया। एक एक चीज को देखते हुए चले जाओ और रुको। ये यहां से पहले अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो 1 और 2, 2 प्लस हुआ, फिर यहां से 1 2 3 4, हाँ ठीक है, इसको यहां मानना है, ठीक है ना, इसको यहां मानना है। ये पहला नंबर लिख लेना, ये पहला नंबर। यहां से यहां तक जो ब्लैक पार्ट गया वो +2 करके गया, फिर 1 2 3 4 करके गया, +4 करके, फिर +6 करके जा रहा होगा, +6 करके, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यहां आ गया इधर वाला 1 है। अब ये 8 प्लस करके जाएगा, 8 प्लस करके 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इधर वाली शेप पर ही आ जाएगा। यहां पर, यहां नहीं आ रहा, ये गलत, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। अब दूसरे वाले को चेक कर लेंगे, ऐसे ही दूसरे वाले को चेक करोगे, यानी कि इस वाले को यहां से चेक करोगे तो ये कहां पर आ रहा है, यहां पर +1 हो रहा है केवल। जब यहां से इसको यहां पर लेकर चला तो +1 हुआ। अब यहां से लेकर चलूंगा तो 1 2 3, 3 प्लस हुए, यहां पर 3 प्लस हुए। अब यहां से चलोगे तो 1 2 3 4 और 5, 5 प्लस हो गया, यानी कि प्राइम नंबर पे, सॉरी ऑड नंबर पे जा रहा है। 1 3 5 और अब 7 प्लस कर दोगे, यानी कि अब इसको आप 7 प्लस करके लेके जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला हिस्सा ब्लैक आएगा, ये वाला हिस्सा ब्लैक यहां पर आ रहा है। तो ये तीसरा ऑप्शन राइट होगा। तीसरा दिया है हमको चौथे वाले विकल्प में, चौथे वाले विकल्प में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था क्योंकि ये परेशान करने वाला है, बच्चे इसमें फंसे होंगे अवश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप कर ही सकते थे। यहां से उठकर इधर आ गया, फिर नीचे चला गया, फिर और राइट में चला गया, फिर और इधर चला गया, अब लेफ्ट में आएगा। अब लेफ्ट में यहां भी आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, ये गलत, यहां नहीं आ रहा, ये गलत, अब ये बचा। अब देख लो इस बॉक्स को, बॉक्स इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो बॉक्स आएगा। अब बॉक्स यहां भी आ रहा है और उधर भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब देख लेते हैं इस वाले को, ये भाई खाली इधर था, फिर यहां से इसको घुमाया, इधर आ गया, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर इधर, मतलब इसको 45 डिग्री पे घुमाया जा रहा है। यहां से 45 डिग्री पर घुमाया इधर, फिर 45 पर घुमाया इधर, फिर 45 पर घुमाया नीचे, फिर 45 पर घुमाया इधर। अब 45 पर घुमाऊंगा तो ये आएगा ऐसे इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये भी गलत, इसमें नहीं आ रहा, तो एक मिलेगा हमको सी वाले विकल्प में, सी वाले विकल्प में। रोटेशन है 45 डिग्री की। आगे चलते हैं, ये आपका भैया मैथ का क्वेश्चन आ गया। आगे है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की अगर मैं बात करूं, ग्रीन का संख्या का कोड 49 दिया है, तो वॉयलेट और पिंक के साथ, ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग करने की कोशिश की है। लॉजिक क्या है, रियल सम बन रहा है, 7 18 25 और 5 30 और 5 35 35 और 14 49। तो भाई इनका अंतर पूछा था, तो इसका जब हम सम करेंगे तो इसका सम आ जाएगा भैया 83, और इसको जोड़ेंगे 16 9 25 और 14 25 और 14 39 और 11 50। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, रियल सम का डिफरेंस। इसको जोड़ा तो 83, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 50, 83 और 50 का डिफरेंस हो जाएगा भैया 33, ऑप्शन नंबर डी। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करो। अगला पद आसान सा क्वेश्चन कर दिया, ये इधर दिया है लेफ्ट में, फिर नीचे दिया है, फिर इधर दिया है, तो अब राइट की तरफ आएगा, राइट की तरफ, यानी कि इस वाले कोने पर, इस वाले कोने पर पहले विकल्प में बिल्कुल शानदार आ रहा है। इसमें थोड़ा गलत दिया है क्योंकि इसमें जो इसकी चोंच है वो लाइन पर दे दी, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही ये गलत है क्योंकि इसका बेस ऊपर कर दिया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलो भाई, ट्राइंगल क्लास से बिल्कुल क्वेश्चन डिक्टो, कोई अंतर नहीं। 8 3 3 3 3 3 चौके 12 और 8 20 बताया था खूब अच्छे तरीके से। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन नंबर 89 भैया चेक करो। 220, 21, 29, यहाँ 1 का अंतर है, इधर 8 का अंतर है, इधर 27 का है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है भैया 64। 64 जोड़ दोगे भैया आपका आंसर आ जाएगा 6 2 8 सॉरी 1 2 3 220 और 21 और 21 और 8 29, 29 और 8 27, 27 के बाद 64, 64, 6 और 4 10, 6 5 11, 320 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। दर्पण प्रतिबिंब एक आसान सा, इसको बस इधर की तरफ पलट देना है। ये जो लेफ्ट में हैंड है वो राइट में चला जाएगा भाई। नीचे की तरफ ये क्या किया हुआ है, दोनों नीचे हैं, ये राइट में जाएगा, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 4 बी वाले ऑप्शन में आप गोला काला कर दोगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे बस ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपने माता के भाई, माता का भाई मामा, मामा के बेटे के रूप में कराती है तो ममेरा भाई हो गया। वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है, कजिन हो जाएगा, ममेरा भाई। 6 2 8 2 10, यहाँ 6 4 10, 10 4 14 और 4 18, प्लस का 4 हो रहा है, 18 और 4 22, 22 पर आप लिख दोगे वी, 22 पर हो जाएगा भैया वी। नेक्स्ट था, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा पता नहीं क्या, इतना करने की इसमें जरूरत नहीं थी भाई। बी सी ई जी, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, जी 7 पर। ये प्राइम नंबर लिख रहा है, 2 3 5 7, 7 के बाद 11 आएगा, और 11 पर कौन सा लेटर होता है, 11 पर होता है भैया के, 11 पर होता है हमारा के, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट था बेजोड़ ढूंढना है असमान। 4096 भैया परफेक्ट क्यूब हो गया। 5832 ये 16 का हो गया, ये आपका 18 का हो गया। 3380 होता नहीं है, ये 17 का हो गया। 3380 नहीं होता, 3375 होता है 15 का, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी आपको सर कराएंगे। रीजनिंग में अगर मैं कहूं तो आज थोड़ा सा लेवल, अगर मैं कहूं, क्योंकि फिगर के क्वेश्चन हो गए और 1 2 क्वेश्चन वैसे, तो मैं कहूंगा 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो परेशान करने वाले थे। और शिफ्टों में 4 4 या 3 3 4 4 ऐसे आ रहे थे। अब की शिफ्ट में 5 6 क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा लेवल अगर मैं कहूं पिछली शिफ्टों के मुकाबले थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, हल्का सा। ठीक है, तो बाकी सर आपको बताएंगे जीके के बारे में। धन्यवाद सर। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। आशा करते हैं पेपर आप लोग बढ़िया करके आए होंगे। जितनी आपने मेहनत की है उसका परिणाम जरूर मिलेगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो हम लोग जीएस में बात कर लेते हैं। और जीएस में मैं पहले दिन से ही कहता आ रहा हूं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो आप कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? अगर पवन ऊर्जा की बात होगी तो आप कहेंगे चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा। यहां पर आप लोग इसको पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पूछे हैं तो आप कहेंगे जून 2024 तक जगदीप धनखड़ जी हमारे भैया उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य 2016 का पूछ लिया। अब जब 2016 का पूछ लिया है यहां पर, तो आप क्या कहेंगे कि भैया इसमें असैनिक परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग इसका सही आंसर होगा। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को माइग्रेशन कहते हैं, तो इसका हो जाएगा प्रवास। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? प्रवास। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर आप जरूर गड़बड़ कर देंगे, जल्दीबाजी अगर आपने की होगी तो। यहां लिखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना, हम जानते हैं कि 1875 में एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज बनाया गया था सर सैयद अहमद खान साहब के द्वारा। लेकिन यहां पूछा है कि उसे यूनिवर्सिटी, तो उसे 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, 1921 में केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे वाराणसी इसका सही आंसर है बेटा। इसका आप लोग 1875 मत करना, क्योंकि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना था वो। नेक्स्ट कौन से, यहां पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पर है। यहां पर मैं इसको ले आता हूं, चलिए यहां मैं इसको लेकर आ रहा हूं। और लिखा है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय कल्याणकारी अर्थशास्त्र अपने के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन साहब को दिया गया था।
लिखा है जैन आयर। किस लेखक? मैंने कल भी कहा था कि एग्जामिनर हमारे दिमाग से खेल रहा है। इसको हम बोलते हैं चार्लो व्रंटे। चार्लो व्रंटे, चार्लो व्रंटे इंग्लिश में तो लिखा है, लेकिन उन्होंने इसका हिंदी ट्रांसलेट कर दिया, सार्लो व्रंटे लिख दिया। क्या लिख दिया? सार्ले व्रंटे लिख दिया। चलिए, तो ये चीज आप लोग देख लेना कि इसका सी सही आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूटर। ट्यूटर पर आधारित संचार मंत्र है ये SMS, यानी कि SMS इसका सही आंसर होगा। बहुत सारे चैट कर रहे होंगे, जो कि गलत हो जाएगा। लिखा है भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? भारत, चीन, तिब्बत। तो आप कह सकते हैं सर तिब्बत इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा पूछी गई है, तो आप कह सकते हैं वॉन इसकी मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, वॉन इसकी सही मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है, तो उसे मालवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 14 है, सॉरी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के सभी मानवाधिकार बाल अधिकार कहलाएंगे। यही तो हमने पढ़ा है, यही तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बाल मानवाधिकार कहलाते हैं। ठीक है जी। चलिए, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? सूक्ष्म सिंचाई जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो आप कहेंगे सर पहला चरण होगा समस्या की पहचान करना। क्या करना? समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में? 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री, तो आप कहेंगे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। MPC इसको हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी फंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है ये, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसका क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहां पर विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित होगी? तो आप कहेंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक, तो आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, लिखा है जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? CSO। लेकिन अब इसको हम क्या बोलेंगे भैया? NSO बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? NSO बोलेंगे। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, अब इसको क्या बना दिया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि कौन सी रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे भैया दोस्तोवस्की। लाओस की राजधानी क्या होगी? लाओस की राजधानी होगी भैया, देखिए दो राजधानी पूछ ली। आज शाम को मैं क्लास लेकर आ रहा हूं 8 बजे, उसमें ये टॉपिक्स कवर कराने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां लिखा है सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि दर हुई। वृद्धि दर पूछी गई है, इसमें 8% होना चाहिए। इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है भैया पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आप क्या कहेंगे इसका भैया? आप कहेंगे टू प्रिपेयर फॉर ट्रायल एंड डिस्कस सेटलमेंट ऑप्शन, यानी कि परीक्षण विचरण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा के लिए। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं, यहां पर चल रहे हैं 27। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों या तरीकों, तो आप क्या कहेंगे कि भैया इसमें साइबर धमकी हो सकती है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर हो सकता है साइबर धमकी। क्या इसका सही आंसर होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बहुत बढ़िया, अगर साइबर धमकी आपने लगाया है तो इसका मतलब ये एकदम से सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्व अनुमानित व्यापार के लिए? तो WTO आप लोग जानेंगे ही, विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 पर हम लोग चल लेते हैं। लिखा है कि भारत में मोबाइल फोन पर GST, आज रात को 8 बजे मैं ये चीजें भी कवर करने वाला हूं। सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे इसका अर्थ होता है थ्रो बैक थर्सडे। नेक्स्ट है, लिखा है क्रिस्पर
CRISPR केस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग जीन का संपादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या था? तो आप कहेंगे भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ठीक है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल चंपारण 1917। ठीक है। खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918, बारदोली 1928। चलिए भारत छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप कहेंगे भैया ये तो अच्छे क्वेश्चन है और ये सबने ही किए होंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है, हमने क्या आपने सबने ही किए होंगे जो बेसिक क्वेश्चन है, और जो टफ है तो वो सबके लिए टफ है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन आया था। तो आप कहेंगे सर क्रिप्स मिशन के अगेंस्ट। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि भैया नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों गठन मौजूदा राज्य, तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। नए राज्यों का गठन है, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं के नामों में परिवर्तन 3 है। विदेशी क्षेत्रों से नए राज्य का गठन होता तब अनुच्छेद 2 कर लेते। रबी की फसलें सर्दी में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं तो अप्रैल से जून तक काट ली जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा अप्रैल जून। मई मत करना, फिर मई मत करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन नंबर 37। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या करती है? तो आप कहिएगा भैया ये आतंकवाद विरोधी, अपहरण विरोधी अभियान चलाती है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की क्या भूमिका है? तो आप कहेंगे नवाचार, उत्पादकता, आर्थिक विकास को प्रेरित करना इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं ओवरऑल GS की। तो देखिए मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि 14-15 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आ रहे हैं जो आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप थोड़ा सा लॉजिक लगाकर कर रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस तो टफ हैं। इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि GS का लेवल टफ है। ठीक है। तो वो सभी के लिए टफ आ रहा है, तो आप डिमोटिवेट अपने आप को मत करना कि भाई गलत आ रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको आप लोग करते रहना। ठीक है जी। लगा तो सही से। नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं बच्चे मैथ्स की। और सबसे पहले अगर मैं मैथ्स के एक ओवरऑल रिव्यू की बात करूं तो मैथ्स में आपके वही एज यूजुअल 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और 27 सवालों में से आपके अगर मैं बात करूं 3 से 4 सवाल ऐसे थे जो हर शिफ्ट में बच्चे आपको देखने को मिल रहे होंगे कि ये सवाल कुछ नए हैं और थोड़ा सा टाइम टेकिंग जिसको हम कह सकते हैं। 2 सवाल तो बिल्कुल ही नए हैं और उनकी अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर को शायद वो सवाल रखने भी नहीं चाहिए। 2 सवाल तो बच्चे ऐसे थे। चलिए फिर भी उनमें देखते हैं कि क्या और कैसे चीजें हुई हैं और क्या आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे इस चीज के लिए कर सकते हैं। बच्चे स्टार्ट करें अगर क्वेश्चन नंबर 45 से। थोड़ा सा स्कैटर करके आपके क्वेश्चंस रखे हुए हैं इन्होंने। बच्चे पहला सवाल एक बार देखेंगे इसको और थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन में लास्ट में मैंने मैथ्स को इसलिए रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा हम प्रॉपर टाइम दे सकें मैथ्स में। ठीक है भैया। तो चलिए बात करते हैं बच्चे अगर मैथ्स की। तो पहला सवाल 45 नंबर पे है इस वाले पेपर में जो हमारे पास आया है सेट। भाई 545 गुणा 545 माइनस 125 गुणा 125। बच्चे यहां पर अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये 545 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। और बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि एक बार आप 545 में 125 को जोड़ोगे और एक बार आप 545 में से 125 को घटाओगे तो यहां पर आप अगर सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा। ऐसा मोटा मोटा हिसाब मैं आपको दूंगा कि आपको बस कैलकुलेशन करनी है। क्या चीज ट्रिक लग रही है, कौन सा तरीका लग रहा है, वो सारे तरीके मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलूंगा। 45 के बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो 45 के बाद 48 नंबर पे आपका फिर मैथ्स का क्वेश्चन है। ये ग्राफ का सवाल था बच्चे।
जिस बच्चे ने भी ग्राफ पढ़े होंगे या फिर जिस टीचर ने भी ग्राफ पढ़ाए होंगे तो ये क्वेश्चंस तो नॉर्मल हैं, जो चीजें होती हैं, मतलब अगर ना भी हो तो मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है चीज, उसने पूछा निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा निर्मित बैटरियों की बिक्री को दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा बेची गई विभिन्न प्रकार की बैटरियां, यानी कि ये तो हमारी वर्ष हैं 92, 93 और 98 तक। ये अलग अलग तरह की बैटरी है, 4AH, 7AH, 32AH, 35, 55, ठीक है। और यहां दिया हुआ है कि 1992 में टोटल 4AH की इतनी बैटरी, 7 की इतनी, 32 की इतनी, 35 और 55 और टोटल 543, यानी कि ये 1992 की टोटल बैटरी दी हुई है। ये आपकी 1993 की टोटल बैटरी दी हुई है, इधर टोटल संख्या है। अब सवाल आपसे क्या पूछा है उसको थोड़ा सा एक बार देखिए। सवाल है बच्चे आपके सामने कि सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम रही, किस बैटरी की, यानी कि हमारे पास ये अलग अलग तरह की जो बैटरी हैं, 5 तरह की बैटरी हैं, इनमें से कौन सी वो बैटरी है जिसकी बिक्री अगर मैं सभी वर्षों में जोड़ दूं, यानी कि इनको जोड़ूं, इनको जोड़ूं, इनको जोड़ूं, इनको जोड़ूं और इनको जोड़ूं, तो वो कौन सी वर्ष है जिसमें ये सबसे कम रहा है, मिनिमम रहा है। बच्चे अगर मिनिमम का आप देखो, हमें मिनिमम बताना है ना, हमारे पास 4, 55, 7 और 35 को बताना है, यानी कि हमें 32 को कंपेयर ही नहीं करना है। 4, 7, 35 और 55 को ही देखना है ना, तो 32 को कंपेयर ही नहीं करना है। आप एक बार अगर मोटा मोटा हिसाब भी देखोगे तो ये 115, 105, 105, 90 यानी कि 100 के आसपास है। इसको अगर मैं देखूं 144, 126, 114, ये भी 100 के बहुत आसपास है। लेकिन यहां अगर मैं देखूं तो 100 से कम बहुत सारे हैं। यहां एक तो 45 ही बैठा है, ठीक है, यहां एक तो 45 बैठा है, एक 75 बैठा है। तो कंपैरिजन टू ऑल अदर मैं देखूं तो ये मुझे मिनिमम लग रहा है, बिना जोड़े मैं बता रहा हूं। ये भी 108, 126, 135, 120, 145, तो ये मुझे लग रहा है कि सबसे मिनिमम जो मुझे यहां दिख रहा है वो 35AH होगा। आप इनको जोड़कर इस चीज को वेरीफाई कर भी लेना, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 48 के बाद आता है आपका 49 सवाल। बच्चे 49 सवाल एज रिलेटेड क्वेश्चंस है, आयु संबंधित प्रश्न है। जरा देखेंगे इस बार सवाल को, क्या है सवाल में भाई। सवाल कह रहा है कि एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु अलग अलग पूछ रहा है। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 8-9 है और 4 साल बाद रेशियो 9-10 है। बच्चे क्रॉस मेथड से आप आराम से कर सकते हो। मैंने ना यूट्यूब पर, आप जो आने वाली शिफ्ट है उनके लिए अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं तो यूट्यूब पर आप रामबाण सीरीज डालोगे, मेरी 6 से 7 या 8 क्लास पड़ी हुई हैं। आज की शिफ्ट में ही हर क्लास से, मतलब 3 से 4 क्लास से क्वेश्चंस बना है। एक तो मैंने क्रॉस मेथड पे यही कराया, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है, तो अगर कुछ टॉपिक आपके कमजोर है तो वहां से आप क्लियर कर सकते हो। तो उन्होंने कहा अभी का रेशियो 8-9 है और उसने वर्तमान की आयु ही पूछी है। आप क्रॉस मेथड भी लगा सकते हो इसमें, या फिर आपको पता है कि 8-9 का रेशियो है और वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ऑप्शन से चेक कर लो, जो भी ऑप्शन 8-9 के रेशियो में नहीं होगा उसको हटा देंगे। भैया ये 8-9 के रेशियो में है क्या, नहीं। 4 से 11 बार जा रहा है 44, हटा दो। ये क्या 8-9 के रेशियो में है, नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये 8-9 के अनुपात में बनेगा, नहीं, ये बनेगा 4 8 32, 4 नाम 36, यानी कि वर्तमान का जो रेशियो था वही हमारी उम्र है। ऑप्शन नंबर डी के पास। चलेंगे आगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद बनता है आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 50। यस, ये 2 सवाल थे बच्चे जो मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर को भी नहीं देने चाहिए थे। ऐसे सवाल अक्सर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं होता है और एग्जाम में किसी में बनते भी नहीं है। पता नहीं है क्यों एग्जामिनर ने सवाल दिए हैं। फिर भी अगर किस बच्चे ने थोड़ा सा अगर तुक्का लगाने की भी कोशिश की होगी तो किस प्रकार इस वाले क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आंसर लगा के आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि भैया उसने बोला है कि विच टाइप ऑफ चार्ट रिप्रेजेंट यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों के बीच में। बच्चे यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन निकलते हैं, या तो रेखा चार्ट होगा या स्कैटर चार्ट होगा। पाई चार्ट और दंड आरेख नहीं होता है 2 चर के बीच में, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें इस तरीके से बनाकर थोड़ी सी चीजें मैच करनी होती है कि यहां से और यहां से एक लाइन कैसे चलेगी।
वो वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। इन दोनों में हमारा जो आंसर होगा बच्चे स्कैटर प्लॉट होगा। स्कैटर प्लॉट बैंकिंग एग्जाम में आता है, ना तो ये एसएससी के सिलेबस में है, ना किसी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्यों पता नहीं ये सवाल उन्होंने रखा है। स्कैटर प्लॉट का मतलब है कि दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। सपोज इधर उन्होंने एज को लिया है, सपोज इधर उन्होंने वेट को लिया है, तो यहां से एज का अपना अलग एक फैक्टर चलेगा, वेट का अपना अलग चलेगा, दोनों के पॉइंट लगेंगे, पॉइंट प्लॉट होंगे, तब एक लाइन की तरह रिप्रेजेंटेशन बनेगी। पाई चार्ट रेखा चार्ट लाइन ग्राफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ओवर द टाइम समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है एक ही वेरिएबल की वैल्यू। यहां उसने बोला है कि दो वेरिएबल के बीच संबंध, यानी कि आपका जो आंसर है स्कैटर प्लॉट होगा। चलें आगे बच्चे, अगर कि प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की खोज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ये सवाल भी नहीं आना चाहिए। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि इसको हम थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन से हटा सके सही आंसर लगा सकते हैं। कैसे, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से बताता हूं। उसने कहा प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए जाना जाता है। बच्चे अगर मैं बात करूं न्यूटन की, ये नाम तो सुना है ना न्यूटन, सभी ने, जिसके सर पे सेब वगैरह गिरा था, है ना, वो तो सबने सुना है। ये तो आंसर नहीं हो सकता, फिजिक्स वाला बंदा है ये तो। अगर बात करें पाइथागोरस की, तो पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है बच्चे, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका भी प्रथम 100 से कोई मतलब नहीं है। यूक्लिड की अगर मैं बात करूं तो यूक्लिड लेमा जो थ्योरम होती है बच्चे, वो हमारी रिलेटेड होती है डिविजिबिलिटी से, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें हुआ हो, लेकिन अगर जिसने डिविजिबिलिटी में हल्का सा इसको आइडिया होगा, इसको हटाकर और बचेगा गॉस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये सवाल आने लायक नहीं था। ऐसे सवाल अगर आप स्किप करके आए हो तो बिल्कुल भी परेशान मत होना कि हमने मैथ्स के 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। ये सवाल देखिए बच्चे, उसने बोला है कि 3 मित्र एबीसी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रम से 24, 36 और 30 सेकंड में चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? ये सवाल भी मैंने आपके जो रामबाण सीरीज है यूट्यूब पर आप सर्च करोगे 8 क्लास में, एक क्लास मैंने इस वाले क्वेश्चंस की भी कराई है बच्चे। आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है प्रारंभिक बिंदु के लिए 24, 36 और 30 का। जो भी आपका इनका आंसर आएगा बिल्कुल सही होगा। कितना आ जाएगा भैया, 24, 36, 30 का इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 180। और 180 और 24 का एलसीएम ले लो, 12 बाहर आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 15 180, 15 दूनी 30 और 12 तिया 36, यानी कि 360 हमारा आ गया एलसीएम। और 360 ये तो मिनट में है, सेकंड में है। अगर ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो 6 36, हमारा जो जवाब है बच्चे वो 6 मिनट हो जाएगा। आगे अगर मैं बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 53 के बाद सीधा हमें चलना है 71 की तरफ। यस, 71 भी एक ग्राफ का सवाल था, हालांकि ग्राफ का कम और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। ये सवाल में ग्राफ देकर आपको ना थोड़ा सा गुमराह किया गया है, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो। उसने कहा दिया गया बार ग्राफ एक शोरूम में 5 अलग अलग उत्पादों के अंकित मूल्य को दर्शाता है। ये लैपटॉप का मार्क प्राइस, स्मार्ट वॉच का, हेडफोन का, कुर्सी का और मेज का, ये अलग अलग मार्क प्राइस हैं। अब देखना, सवाल ने कहा यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% ज्यादा है। सपोज मैंने क्रय मूल्य को 100 माना, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 15% ज्यादा, यानी कि 115, ये मार्क प्राइस हो जाएगा। क्रय की और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट भी देता है। अंकित मूल्य पर 10%, यानी कि बच्चे 115 पर वो 10% का डिस्काउंट देगा, तो इसका 10% होता है 11.5, होता है कि नहीं भैया। अगर 11.5 आप 115 में से घटाओगे तो 103.5 आएगा। कह रहा है कि बताओ ये सेलिंग प्राइस है, कह रहा है बताओ उसका लाभ परसेंट कितना है। भाई 100 रुपए की चीज को अगर 103.5 में बेचोगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा आपका 3.5%। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे अगर मैं चलूं क्वेश्चन नंबर 71 के बाद बनता है हमारा 85 इस वाले सेट में। एट्टी फाइव को देखेंगे भाई जरा। हाँ, इस सवाल को देखिए जरा भाई। सवाल क्या है कि एक कार 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से
यात्रा करती है तो 195 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। ये वो सवाल हैं जिनको मुझे लगता है कि कोई बच्चा भी गलत करके नहीं आया होगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय आप इसमें लगाओगे तो दूरी कितनी है 195 की, चाल कितनी है 65 की, और समय गुणा टी। भाई 3 बार कटेगा यानी कि टाइम कितना आ जाएगा बच्चे 3 घंटे। 3 घंटे का टाइम यहां पर लगेगा। आगे अगर मैं चलूं तो देखो, अगर ऐसे इतने आसान सवालों को आप गलत करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से आप पीछे हो जाओगे। मैं मानता हूं कुछ सवाल ऐसे हैं जो सभी को परेशान करेंगे, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जो हर किसी को परेशान नहीं करेगा, और जिनको परेशान करेगा फिर हो सकता है कि वो लोग बहुत सारे सवालों में परेशान हो और चीजें उनके लिए फिर नेगेटिव हो जाएंगी। आगे चले तो 132 से तो 150 तक फिर सीधे सवाल ही हैं हमारे पास। आते हैं बच्चे 132 नंबर क्वेश्चन पे। तो 132वां क्वेश्चन देखेंगे एक बार। सवाल है कि यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बना सकते हैं तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान दीवार बनाने में 18 दिन लेंगे। एक फॉर्मूला होता है MDH का, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। M कितना है 72 लड़के, D1 कितना है 21 दिन, और कितना उन्होंने काम किया 280 मीटर लंबी दीवार बनाई है, बराबर M2 कितना है, कितने लड़के हमसे पूछ रहा है M2 का मान। D2 कितना है बच्चे 18 दिन में बनाना है, और कितनी दीवार बनानी है 200 मीटर लंबी दीवार बनानी है। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा भाई, और 7 चौके 28, 7 तिया 21, 18 चौके 72, 4 से 4 कटेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 कितना आ जाएगा 20 तिया 60, यानी कि 60 लड़कों की आवश्यकता होगी। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2 लगाकर आपने आंसर लगाया। 133वें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे भाई जरा। सवाल है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं के खरीदने के पर एक वस्तु मुफ्त में भी देता है, और इस प्रकार 35% का प्रॉफिट कमाता है। तो उसने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया है। सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल कह सकते हैं। चलिए देखते हैं, बताते हैं कैसा आपने इसे करना है, और आने वाली शिफ्ट में अगर बन जाए तो रेशियो मेथड की हेल्प से कैसे हम इसे कर सकते हैं। 4% का फ्रैक्शन होता है बच्चे 1/25, ठीक है। 1/25 का मतलब है कि 25 की चीज को उसने 24 में दिया होगा, है ना, अगर डिस्काउंट दिया है। कह रहा 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त, तो बाई 15 गेट 1 फ्री, मतलब कि हमें अगर डिस्काउंट देखना है तो फ्री में एक वस्तु मिली है, और टोटल कितनी वस्तु लेके गया है घर 15, और एक 16 वस्तु लेके गया है, यानी कि 16 की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट तो 15 में मिली होगी। फिर उसने कहा भैया इस प्रकार 35% का प्रॉफिट कमाता है। जो प्रॉफिट होता है बच्चे वो ओवरऑल नीचे लिखा जाता है, नीचे हमेशा 35% का फ्रैक्शन होता है आपका। 5 से अगर आप काटेंगे 35/100 तो 5 सत्ते 35, 5 20 100, यानी कि 20 की चीज को कितने में बेचेगा 27 में, है ना भाई। 35% का लाभ कमाया है तो 20 की चीज को 27 में बेचेगा। अब उसने बोला है कि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित किया है, ये ऊपर लिखा जाएगा। प्रॉफिट जो होता है फाइनल वो सबसे नीचे लिखा जाता है। तो मान लो क्रय मूल्य A है, अंकित मूल्य B है, बस आपने यहां से सॉल्यूशन करना है कि अगर आप इनको गुणा करेंगे, ऐसे ही रहने दो 25 गुणा 16 गुणा A बटे, इधर गुणा करेंगे 24 गुणा 15 और गुणा B, बराबर किसके हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 20/27 के। आप इसको सॉल्व करना जरा, कितना आएगा भाई, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 अट्ठू 24, 8 से जाएगा 8 दूनी 16, 5 से जाएगा 5 पूरे 25, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि हमें A और B का रेशियो कितना मिल गया भाई 2/3, यानी कि 2 रुपए अगर उसका अंकित मूल्य था, क्रय मूल्य था, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 3। कितना ज्यादा उसने अंकित किया है बच्चे 1 रुपया, और किस पर, क्रय मूल्य पर, तो 1/2 गुणा 100, यानी कि हम कहेंगे कि सर उसने 50% ज्यादा अंकित किया है। कितना 50% ज्यादा अंकित किया है। आगे अगर मैं लेकर चलूं आपको 34 क्वेश्चन की तरफ, यस ये सवाल देखेंगे।
कह रहे कि 2 पुरुष 1 महिला एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं और 2 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, तो महिला को कितना मिलेगा? बच्चे जो पैसा बढ़ता है एफिशिएंसी कार्य क्षमता के रेशियो में बढ़ता है, आपको कार्य क्षमता निकालनी है। अगर मैं कहूं 2 पुरुष यानी कि 2 मेल प्लस 1 फीमेल, एक महिला कितने दिन में कर रही है? 14 दिन में। बराबर कह रहा है कि 4 महिलाएं, 4 फीमेल प्लस 2 मेल कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। यहां से आपको एम और एफ का रेशियो बनाना है। अगर मैं कहूं 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, तो 7 दूनी 14 एम प्लस 7 एफ बराबर 4 चौके 16 एफ प्लस 4 दूनी 8 एम। अगर मैं m को इधर ले आऊं तो 14 में से घटेगा 6m, 7 को उधर ले जाएं 16 में से घटेगा 9f, बचे 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो m और f का रेशियो क्या आ गया? m के सामने 3, f के सामने 2। इसका मतलब है बच्चे जो पैसा बटेगा ना वो 3-2 के रेशियो में बटेगा। आपसे कह रहा है कि पुरुष जो है 600 रुपए प्राप्त करता है, तो 3 यूनिट का मान 600, 1 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे? 3 दूनी 6, 200। और तो भैया 2 यूनिट का मान कितना होगा? 200 का डबल कर दो, 400 रुपए, यानी कि एक महिला को जो है 400 रुपए मिलने वाले हैं। अगले सवाल की तरफ अगर मैं चलूं, 135वां क्वेश्चन देखेंगे भाई जरा। सवाल है कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ गया है। कह रहा है जूते की कीमत 20% बढ़ गई, तो बताओ पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या का कितना परसेंट बढ़ेगा? बच्चे बजट बढ़ा है, यानी कि कोई भी कारखाना अगर 100 रुपए का बजट था तो अब उस कारखाने का 160 रुपए बजट है जूतों पर खर्च करने के लिए। कह रहा है कि भैया जूते की कीमत 20% बढ़ गई। 20% का फ्रैक्शन होता है मेरे भाई 1/5, यानी कि एक जूता अगर पहले 5 रुपए का आता था तो अब 1 रुपया बढ़ गया है, एक जूता अब 6 रुपए का आएगा। तो नंबर ऑफ जूते, नंबर ऑफ शूज पूछ रहा है, तो बजट 100 रुपए का है, एक जूता 5 रुपए का, तो कितने जूते? 100 को 5 से डिवाइड कर दो। अब बजट 160 का है और एक जोड़ी जूता 6 रुपए का आता है, तो कितने जूते? डिवाइड बाई 6 कर दो। और ये रेशियो हमसे पूछा है, 5 से जाएगा 20 और ये जाएगा आपका, इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, 20 छिक्के 120, रेशियो 160। अब आप देख लो भैया नंबर ऑफ शूज कितने बढ़े हैं? 40 और कितने पर? 120 पर और गुणा 100। आप कहेंगे 40 तिया 120 और 100/3 होता है 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर मैं लेकर चलूं आपको क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ, तो ये है कि एक मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 3:7 है, 10 लीटर पानी और मिला दिया तो रेशियो 1:3 हो जाएगा। भाई दूध पानी का रेशियो कितना है? 3:7 है। नया रेशियो कितना हो गया है? 1:3। दूध पानी का ये नया रेशियो है। उसने 10 लीटर पानी मिलाया है। बच्चे पानी मिलाया है तो दूध कभी भी चेंज नहीं होगा, क्लास में चीज सिखाई जाती है। तो आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो दूध बराबर करने के लिए, तो ये रेशियो बन गया 3:9। तो भाई पानी कितना बढ़ा? 7 से 9, 2 यूनिट। सवाल कह रहा है भाई पानी तो 10 लीटर मिला है, 1 यूनिट का मान 5 लीटर। कह रहा है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा, दूध की प्रारंभिक, तो 1 यूनिट 5 लीटर है तो प्रारंभिक दूध 3 यूनिट था, तो 5 गुणा 3 आपका जवाब आ जाएगा कि दूध की जो प्रारंभिक मात्रा है बच्चे वो 15 लीटर है। आगे अगर मैं चलूं 136 से, तो 137वें क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद 700 और 8 वर्ष बाद 1000 हो जाएगी। भाई चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमें नहीं पता मूलधन कितना है, लेकिन 4 साल बाद 700 हुआ है और 8 साल बाद 1000। शुरुआत से 8 साल, लेकिन यहां से तो 4 साल ही है ना, टोटल 4 4 8 हो गए, ये 1000 रुपया। अगर मैं यहां से देखूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है इन 4 साल का, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है बच्चे, बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे छोटी को नीचे, यानी कि 10/7। तो हमें पता चल गया कि हर 4 साल में पैसा 10/7 से गुणा होता है, हर 4 साल में। इसका मतलब है कि इन 4 साल में भी यही हुआ होगा।
तो मूलधन को अगर मैं 10/7 से गुणा करता हूं तो मुझे 700 मिल जाएगा। तो भाई साहब 0 से 0 गया, 7 7 49, यानी कि मेरा जो मूलधन रहा होगा वो 490 रहा होगा। ये 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि हर 4 साल में पैसा जो है 10/7 गुणा होता है। सवाल करे कि 37,500 पर 4 साल के लिए 2% की दर से सिंपल इंटरेस्ट। बच्चे अगर 1 साल का 2% है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज है, सीधा सीधा गुणा होता है। आप कहेंगे सर 4 दूनी 8%, तो 37,500 का 8% आपने निकालना है। बताएंगे जरा कितना होगा? 37,500 गुणा 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 ते 24, 6 30, यानी कि 3,000 रुपए हैं। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर मैं चलूं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ, सवाल करा एक मिश्रण में 40 लीटर में 17-13 के अनुपात में दूध पानी है। करा इसमें कुछ दूध मिलाया और परिणामी मिश्रण में दूध पानी 7:1 हो गया। बच्चे अगर 40 लीटर जो है 17:3 के रेशियो में बांटा गया, क्या मैं ये कह सकता हूं 17 और 3 20 यूनिट का मान 40 लीटर होगा, 1 यूनिट का मान 2 लीटर, तो 17 का मान हो जाएगा 34 लीटर दूध और 3 का मान होगा 6 लीटर पानी। कह रहा इसमें कुछ दूध मिलाया, हमारा दूध पानी का नया रेशियो 7:1 हो गया। नया रेशियो 7:1, यानी कि पानी की मात्रा तो नहीं बढ़ी ना, पानी की मात्रा नहीं बढ़ी तो पानी का जो रेशियो होगा वो 6 लीटर के बराबर होगा जो पुराना पानी था। 1 यूनिट का मान 6, तो 7 का मान कितना होगा? 7×6 42। पहले दूध कितना था? 34, अब कितना हो गया? 42, यानी कि दूध कितना बढ़ा है? दूध बढ़ा है आपका 8 लीटर। आगे अगर मैं चलूं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ, तो 140 कहता है चावल की कीमत में 20%। ऐसा सवाल बच्चे हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, जिनकी शिफ्ट आगे है उनको मैं बता रहा हूं, हर शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिला है। कीमत में 20% की कमी, तो 8,000 में 125 किलोग्राम सामान ज्यादा खरीद रहा है। कीमत 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। कीमत अगर 5 से 4 हुई तो खपत जो होगी वो 4 से 5 उल्टा हो जाती है। खपत कितनी बढ़ी है? 1 यूनिट। सवाल करा 125 किलोग्राम अधिक, तो पुरानी खपत कितनी होगी? 125 गुणा 4 यानी कि 500 किलोग्राम, ये पुरानी खपत है। कह रहा है भाई साहब 8,000 में कितना, पुरानी कीमत कितनी है? अगर वो 8,000 में पुराना 500 किलोग्राम खरीदता था तो 8,000 को हमने डिवाइड कर दिया 500 से, आप कहेंगे सर 16 रुपए कीमत थी पुरानी उसकी। आगे अगर मैं चलूं भाई तो क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे जरा। 9 संख्याओं का औसत 30, पहली 5 का 25, अंतिम 3 का 35, तो छठी का कितना होगा? बच्चे 9 का औसत अगर 30 है तो योग क्या होता है? संख्या को औसत से गुणा कर दो, 270। 5 का औसत 25 है तो योग हो जाएगा 125। अंतिम 3 का औसत 35 है तो योग हो जाएगा 105। तो 5 और 3 8 का योग कितना होगा बच्चे? ये हो जाएगा 230, है ना भाई। 8 का योग 125 और 105 जोड़ेंगे। कह रहा छठी संख्या क्या है? 230, 70 में से 230 घटा दो तो भैया आपका आंसर आ जाएगा 40। कितनी आएगी संख्या आपकी? 40 आ जाएगी। आगे अगर चलें तो ए और बी का औसत जो है 1400 है, बी और सी का 1560 है, सी और ए का 1440 है, तो सी की मासिक वेतन क्या होगी? आप योग निकालो। ए और बी का औसत 1400 है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 1400 का डबल 2800, है ना भाई। योग निकालने के लिए 2 से गुणा करेंगे। बी और सी का औसत अगर 1560 है तो योग हो जाएगा 15 दूनी 30, 60 दूनी 20, 3120। सी और ए का औसत 1440 है तो योग हो जाएगा 2880। 2880 जोड़िए जरा, 0 8 और 2 10, 8 8 16 1 17 और 1 18, 2 2 4 3 7 और 1 8। ये मिला है हमें, 2 बार ए को जोड़ा है, 2 बार बी को जोड़ा है, 2 बार सी को जोड़ा है। यानी कि अगर मैं ए बी सी पूछूंगा तो ये आएगा 4400। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 4400। हमसे पूछा है सी की इनकम। सी की इनकम के लिए हमें ए और बी की इनकम को हटाना पड़ेगा जो कि हमारा 2800 है। तो इसमें से आप 2800 माइनस कर देंगे, 12 और 4 1600 रुपया आपका सी की इनकम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे अगर मैं चलूं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ, ये तो सवाल आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 42 और 49 का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा? बच्चे एलसीएम की अगर मैं बात करूं आपसे तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? 7 अगर कॉमन ले लेंगे तो 7 6 42, 7 7 49। देखो एचसीएफ तो हमें मिल गया 7, एलसीएम निकालने गए थे, एचसीएफ मिल गया 7। यहां लिख दो क्योंकि अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब 6 को ले लो तो 1 और 7, और 7 को ले लो तो 1 और 1, तो यानी कि 7 6 42 गुणा 7, ये तो एलसीएम हो गया।
और HCF हमने शुरू में बोल दिया था, 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 42.1। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलें 144वें सवाल की तरफ। सवाल करा एक रेलगाड़ी समान चाल से 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में। बच्चे कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो वो अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करती है। अगर ट्रेन ने 10 सेकंड लिए हैं तो 10 सेकंड में उसने 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और अपनी खुद की लंबाई दोनों को पार किया है। टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में। जब भी टेलीग्राफ पोस्ट या किसी खड़े हुए आदमी को, भगते हुए आदमी को, किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। मतलब ट्रेन ने बच्चे खुद की जो लंबाई है, ट्रेन ने खुद की लंबाई को तो 6 सेकंड में पार किया है और खुद की लंबाई प्लस 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में। अगर मैं कहूं खुद की लंबाई को कितने सेकंड में पार किया, 6 में, तो भैया 240 मीटर को कितने सेकंड में पार किया होगा सर? 6 10 में से घटा दो, 4 सेकंड में। यानी कि ट्रेन जो है 4 सेकंड में 240 मीटर भागती है, तो 1 सेकंड में कितनी भागेगी? 4 6 24 60 मीटर। और बच्चे 1 सेकंड में चली गई दूरी ही चाल होती है 60 मीटर पर सेकंड। भाई साहब ने शायद किलोमीटर पर आवर में पूछा है, आई थिंक यस। तो इसको आप 18/5 से गुणा कर दो, 5 से जाएगा 12 बार, 18 दूनी 36, 18 कम 18 3 21, 216 किलोमीटर पर आवर तो चाल है। यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, एक ही ऑप्शन है, आपको दूरी निकालने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी आप निकालना चाहते हो कि 1 सेकंड में 60 मीटर जाती है तो खुद की लंबाई 6 सेकंड में पार करती है, तो 6 सेकंड में कितनी जाएगी? 60 गुणा 6 यानी कि 360 मीटर लंबी वो ट्रेन होगी। आगे अगर मैं चलूं तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? यस, 145 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को, मैंने कहा कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। तो बिजली के खंबे को यानी कि 35, बच्चे अपना DST वाला रूल, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 35 मीटर लंबा खंबा है यानी कि 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, सॉरी। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड, 18 पंजे 90, 5 सत्ते 35, यानी कि टाइम आ जाएगा 7/5। आप कहेंगे 1.5 चौके 20, 1.4 सेकंड में वो उस टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर देगी। ये सवाल देखिए जरा। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत 52, महिलाओं का 42 और सभी का 50। मुझे लग रहा है कि ये सवाल भी शायद सिंपल है भैया आपके अकॉर्डिंग। अब पता नहीं आपका पेरीमीटर क्या कहता है भाई। पुरुष का कितना है? 52, महिलाओं का कितना है? 42 और सभी का कितना है? 50। आप अगर 52 में से 50 घटाएंगे 2, 50 में से 42 8, यानी कि 4:1। क्या कह रहा है कि महिलाओं का परसेंटेज कितना है? महिला कितनी है बच्चा? 1 यूनिट। टोटल कितना है? 4 और 1 5 यूनिट गुणा 100, 1/5 गुणा 100 यानी कि 20%। बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगर मैं चलूं 147वें सवाल पे, कह रहा है कि यदि बिक्री कर को 3.5% से घटाकर 3 सही 1/3 कर दिया जाए तो 4200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर क्या इंपैक्ट आएगा? यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा, बच्चे आप कहेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/2 में से 3 3 और 1 10/3 अगर मैं घटाता हूं, 7 3 21, 10 दूनी 20, 1/3 दूनी 6% का फर्क आएगा। तो 1/6% को हटाएंगे, 100 से डिवाइड होगा तो आपका 4200 का कितना होगा भैया? ये जाएगा 6 सत्ते 42, यानी कि 7 रुपए का इंपैक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे अगर मैं चलूं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा अगर मैं कहूं तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ऐसे सवाल को अगर आप लास्ट में भी करो या स्किप भी कर जाओ तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टाइम है तो आप कर सकते हो, मैं ये कहूंगा। सवाल करें कि PQR अपनी पूंजी को 2/5, 3/4, 5/8 के अनुपात में निवेश करते हैं। सबसे पहले तो यह अनुपात आसान बनाना है। कह 4 महीने बाद P अपनी पूंजी में 50% यानी कि अपनी पूंजी का आधा बढ़ा देता है और Q अपनी पूंजी में 20% यानी कि 1/5 कम कर देता है और वर्ष के अंत में 28,210 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए, आपसे पूछ रहा है Q का हिस्सा कितना है। पहले तो इस रेशियो को आसान करेंगे। 5, 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है बच्चे? आप कहेंगे सर 40 होता है। अगर मैं 40 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दूं, 40 की यहां करेंगे तो 5 8 40 और 8 दूनी 16, 40 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे 4 धाम 40, 10 तिया 30। अगर मैं यहां कर दूं तो 8 पंजे 40, 5 पूरे 25, यानी कि ये तो पूंजी का रेशियो हो गया।
कह रहा 4 महीने के बाद पी ने 50% बढ़ाया। बच्चे 4 महीने के बाद बढ़ाया, 4 महीने तक उसने कोई भी पैसा नहीं लगाया है, तो 4 महीने तक तो यही पैसा लगेगा, प्लस 4 महीने बाद उसने 50% बढ़ाया, यानी कि अपनी पूंजी का आधा और पैसा लगा दिया उसमें। 50% का मतलब होता है अपनी पूंजी का आधा, तो 16 का आधा 8, 16 और 8 कितना 24 रुपए हो गए। 4 महीने हो चुके हैं, अगले 8 महीने और लगाएगा पैसा, टोटल 12 महीने तक पैसा लगाना है। क्यू के बारे में बोले तो क्यू ने 4 महीने के बाद 20% की कमी करी है। बच्चे 4 महीने तक क्यू ने कोई पैसा नहीं निकाला, ना तो लगाया, गुणा 4 प्लस, अब कह रहा है 20% की कमी, तो भैया 30 का 20% कितना होता है? अगर मैं 30 गुणा 20% 1/5 करूं तो 6 होगा, तो 30 में 6 की कमी, तो इसके 24 रुपए बचेंगे अगले 8 महीने के लिए। आर के बारे में कुछ नहीं बोला, 12 महीने तक 12 रुपए 25 रुपए ही अपने रखेगा। बस ये रेशियो आप निकालेंगे, 16 चौके 64, 24 अट्ठे 192, भैया 4 2 6, 9 6 15, 1 और 1 2, इसको गुणा करेंगे 3 चौके 12 120, 24 अट्ठे 192, जोड़ेंगे भाई जरा 2, 9 2 11, 1 2 3, ये जाएगा आपका 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 से 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठू 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 64 78 75, ये हमारा प्रॉफिट लाभ का रेशियो बना है। टोटल प्रॉफिट उसने बोला कितना है भैया? इतना। आप जोड़ेंगे 4 8 12, 12 5 17, आप जोड़ेंगे 6 7 6 13, 7 20 और 1 21, 217 यूनिट का मान है 28210। एक यूनिट का मान होगा 217 से डिवाइड करेंगे, और हमें बताना कितना है? हमें बताना है क्यू का प्रॉफिट, यानी कि 78 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 6 सही 2 बट नहीं, हम ऊपर नीचे आ गए, हाँ ये आएगा 10140, तो 10140 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 217 एकम 217, और कितना बचेगा आगे? 12 में 7 गए 5, 7 में से 1 गया 6 65, 1 और 2 तिया 6, 17 तिया 51, 130 बार जाएगा। 130 के 78 में गुणा करेंगे 0, 13 अट्ठे 104, हासिल के 10, 13 सत्ते 91 और 10 101, 10140, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो है 15 और 14, यानी कि उसको लॉस हुआ है भैया 1 रुपए का लॉस कितने पर? 15 पर गुणा 100, ये होता है 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा आपका 3 बार, यानी कि 3 छिंग 18, 6 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने एलसीएम पूछा है। किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम होता है भैया ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ। अगर मैं 1 1 10 5 का एलसीएम लूंगा तो 10 आएगा, और 3 6 9 18 में का एचसीएफ। मैक्सिमम क्या कॉमन निकल के आ रहा है सर? 3 कॉमन निकल के आ रहा है, तो 10/3 आपका आंसर हो जाएगा। भाई यहां पर आपके जो सारे के सारे सवाल हैं एंड होते हैं। आप लोगों की एक दो दिन से शिकायत थी कि सर आप पूरा सॉल्यूशन नहीं कराते हो, तो पूरा सॉल्यूशन भी करा दिया है बच्चे। आप लोग जो आने वाली शिफ्ट के बच्चे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप YouTube पर सर्च कर लेना रामबाण सीरीज, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपको दिखानी है, आपकी मर्जी है, क्योंकि उस सीरीज में 8 क्लास कराई है और 8 क्लासों से सवाल बन रहे हैं। 8 की 8 क्लास से सवाल आप खोल के देखेंगे, आपको लगेगा आपके 4-5 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं, उठा के देख लेना आप। आपका जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पार्ट है, रेस वाला पार्ट है, जो भी कमजोर है उसको वहां से जरूर देखना। बाकी बच्चे आने वाले शिफ्ट वाले बच्चों के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।